पिछले कुछ दिनों से मार्केट में यह खबर बहुत चल रही है कि भारतीय करेंसी अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। और इस साल भी सभी एशियन करेंसी की बात करें तो उसमें सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी इंडियन रुपी ही हो सकती है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इंडियन रुपी की वैल्यू करीब $1 के मुकाबले 75 रुपए के आसपास है, जो आप भी जानते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वैल्यू अभी और भी ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों का यदि डाटा देखें तो पता लगता है कि इंडियन करेंसी पिछले कुछ हफ्तों में करीब 2.2% का डिप्रिसिएशन देख चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, आखिर क्यों इंडियन करेंसी लगातार नीचे गिरती जा रही है और इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे भारत पर। कौन से अलग अलग कारण हैं जिससे भारतीय रुपया गिर रहा है, ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हम डायरेक्ट इस टॉपिक पर बात करें इससे पहले फाइनेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं, ताकि आपको इस पूरे सिनेरियो को समझने में आसानी हो। हमारी पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि टर्की की करेंसी का डाउनफॉल कैसे हुआ, वेनेजुएला कैसे एक कंगाल देश बन गई अपनी करेंसी क्राइसिस की वजह से, पाकिस्तान सरकार कैसे कंगाल हो गई। इन सब पर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अब इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले भले ही गिर रही है, पर पाकिस्तान, टर्की और वेनेजुएला के जो हालात है वो बिल्कुल अलग है और भारतीय करेंसी गिरने के हालात भी अलग है। असल में इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या होगी यह मार्केट डिसाइड करता है। इसमें भारत सरकार या हमारी आरबीआई का कोई हाथ नहीं होता। यह सब पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अब डिमांड और सप्लाई के चलते करेंसी की वैल्यू जो बढ़ती है उसे एप्रिसिएशन कहते हैं, और डिमांड और सप्लाई के चलते करेंसी की वैल्यू जो घटती है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब हमारे देश के पास जितना ज्यादा डॉलर होगा उतनी ही हमारी करेंसी रुपया मजबूत होगी। पर कुछ देशों में क्या होता है कि वहां की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कितनी होगी वो उस देश की सरकार तय करती है। यह प्रोसेस करेंसी का डिवैल्यूएशन कहलाता है। तो भारत अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं कर रहा, बल्कि यह डिप्रिशिएट हो रही है। इस कारण भारत में देखें तो रुपया की वैल्यू गिरने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देश पर पड़ते हैं। और हमने ये भी जाना कि भारत के मौजूदा हालात में भारतीय करेंसी की वैल्यू जो गिर रही है इसमें सरकार और आरबीआई का कोई हाथ नहीं है। पूरी दुनिया में जो घटनाएं घट रही है उनका असर हमारे देश की करेंसी पर पड़ रहा है। यानी बहुत से अलग अलग कारण है भारत की करेंसी गिरने के, जिसमें सबसे पहला है रेपो रेट का कम होना। इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरने के कई कारणों में से एक रेपो रेट का कम होना है। रेपो रेट जो साल 2011 में करीब 8% था, वह मौजूदा समय में 4% है। अब यह रेपो रेट क्या होता है? तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंक खुद के पास पैसा नहीं रखती, बल्कि बैंक को जब जरूरत होती है तब वो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, जिसके बदले में वो बैंक भी रिजर्व बैंक को ब्याज देती है। तो इस ब्याज दर को ही रेपो रेट कहते हैं, और इस रेपो रेट का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। अब रेपो रेट कम होने का सीधा असर हमें मिलने वाली लोन की ब्याज दर पर होता है। यानी जब बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सस्ते रेपो रेट पर रिजर्व बैंक से पैसा उठाएगी तो वो हमें भी सस्ते ब्याज पर लोन देगी। और जब हमें सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे और उसको बाजार में निवेश करेंगे। इसका असर ये होगा कि मार्केट जो मंदा पड़ चुका था उसमें अचानक से बहुत पैसा आ जाएगा, और जो गतिविधियां बंद पड़ चुकी थी वह धीरे धीरे चलने लगेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर आपको एक कार लेनी है पर आपके पास पूरा बजट नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत लोन लेकर कार खरीद सकते हैं। पर ब्याज दर अगर 12% है तो आप कार नहीं खरीदेंगे, है ना, क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है। अब अगर ब्याज दर 5% हो तो आप बिना विचार किए तुरंत लोन ले लेंगे और कार खरीद लेंगे। तो जब आप एक कार खरीदते हैं तो आपके द्वारा दिया हुआ पैसा मार्केट में आ जाता है, और वो पैसा एक से दूसरे के पास सर्कुलेट होने लगता है, जिससे मार्केट में आर्थिक गतिविधियां चलने लगती है। यह सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। तो इस महामारी के दौरान देश लगभग पूरी तरह से बंद था। ऐसे में देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और उसे बाजार में निवेश करें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो और देश का एक्सपोर्ट बढ़े।
पर इसका एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी आ गई, पर डॉलर तो अभी उतना ही है जितना पहले था। ऐसे में इंडियन रुपए की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगी है। इसको आप ऐसा समझे कि आपकी जेब में 10 रुपये है और मार्केट में 5 सेब है, यानी आपको एक सेब के 2 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं लोन लेने के बाद आपकी जेब में 20 रुपये आ जाते हैं, पर मार्केट में अभी भी 5 ही सेब है, तो अब आपको एक सेब खरीदने के लिए 4 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे में आपकी जेब में रखे रुपए की वैल्यू तो गिर गई ना। भले ही आपकी जेब में अब ज़्यादा पैसे हैं, तो भी उस सेब की वैल्यू बढ़ गई। बस यही डॉलर और रुपए के साथ हुआ है। अगला कारण है कच्चे तेल के दाम। भारत कच्चे तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। जो आप जानते हैं कि हमारा भारत अपनी कुल जरूरत का 83% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। अब कच्चा तेल का व्यापार हमेशा डॉलर्स में ही होता है, इसलिए तेल की कीमत से भारतीय करेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तेल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, भारत को उतना ज़्यादा डॉलर अपने फॉरेन रिजर्व से निकालकर दूसरे देश को देना होगा। और अभी पिछले 1 साल में कच्चे तेल की कीमत पर नज़र डालें तो यहाँ करीब 40.49% बढ़ चुका है, क्योंकि ओपेक देश अभी भी तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई न होने से इसकी कीमत भी बढ़ गई है। इसके अलावा महामारी के नियम भी एक बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने में। अगला कारण है डॉलर परचेज करना। अब रुपए की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आरबीआई के हाथ में अभी भी काफी कुछ है, पर आरबीआई अभी करना नहीं चाहता। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, जैसा कि हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर अपने पास रिजर्व रखना चाहता है, तो ऐसा हमारा भारत भी चाहता है। अब जब $1 के मुकाबले हमें ज़्यादा रुपए मिलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अपने डॉलर एक्सचेंज करवाएगा और उसके बदले रुपए ले लेंगे। बस यही करके आरबीआई लोगों को करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए मोटिवेट कर रही है। जिन लोगों के पास डॉलर है वो अपना डॉलर जमा करे, बदले में ज़्यादा रुपए ले जाए। और यह देखा गया है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिर जाती है, तब ज़्यादातर विदेश में रहने वाले भारतीय लोग अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। इससे उनके फैमिली वालों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रुपए मिलेंगे। पर एक फ़ायदा हमारे आरबीआई को भी होता है कि उसके रिजर्व में डॉलर आ जाता है। ऐसा करके भी आरबीआई के रिजर्व में डॉलर बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा पैसे की उम्मीद में कई निवेशक यहाँ पर एफडी आदि में निवेश करते हैं। इसका और एक एडवांटेज एक्सपोर्ट के रूप में देखने को मिलता है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इससे। इसीलिए भारत का एक्सपोर्ट 1 से 14 दिसंबर के बीच 44.41% बढ़ चुका है और यह फिलहाल $16.40 अरब का हो चुका है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ने का सीधा सा मतलब है विदेशी करेंसी का हमारे देश में आना। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है, जो यह बताता है कि यदि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसका कहीं पर हमें घाटा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे देश जो कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, वो कभी कभी जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट फिर से बढ़ सके। अगला कारण है अमेरिका की बदलती नीतियां। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भी अपनी कुछ नीतियां बदली है। ट्रंप के समय से ही अमेरिका की नीति रही है अमेरिका फर्स्ट की। इसी के चलते उसके यहाँ की राष्ट्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने डॉलर गिरवी रखने के बदले लोगों को ब्याज देना शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका के फेडरल बैंक में डॉलर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब अमेरिका के पास जितना ज़्यादा डॉलर होगा, उतनी ही उनकी वैल्यू मजबूत होगी। यानी उधर अमेरिका में डॉलर मजबूत होगा तो बाकी देशों की करेंसी उसके मुकाबले कमज़ोर होगी। इन्हीं में से एक इंडियन रूपी भी होगा। अगला कारण है ओमिक्रॉन से इन्वेस्टर घबराए। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट से इकोनॉमी पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़े थे, उनसे अभी पूरी दुनिया उभर ही रही थी। तभी ओमिक्रॉन की खबर आ गई और ओमिक्रॉन खुद भी आ गया। इसके चलते निवेशकों ने दहशत में आकर भारतीय शेयर बाजार से करीब $4 बिलियन का निवेश वापस निकाल लिया है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में प्रॉफिट भी बहुत जल्दी मिलता है और सामने रिस्क भी उतना ही होता है। इसलिए विदेशी निवेशक थोड़ी सी भी हलचल होने पर अपना पैसा तत्काल निकाल लेते हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर भविष्य क्या होगा, इस बात की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नए निवेशक भी अपना पैसा लगाना से हिचक रहे हैं और फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा अमाउंट नए निवेशकों से भी आता है, पर इस समय यह भी नहीं हो पा रहा। तो ये थे कुछ बड़े बड़े कारण जिससे इंडियन करेंसी अफेक्ट हो रही है।
पर ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत खराब हालत पर पहुंच गए हैं। हमारे देश का फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है जो ऐसे झटके को सहन कर सकता है। और अभी सुधार की बात करें तो आरबीआई बहुत जल्द रेपो रेट बढ़ाने का स्टेप ले सकता है। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा, जिससे चीज़ों के दाम भी कम होंगे और हमारी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।